हाय फ्रेंड्स, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर बेलदारी चक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार, फिजिक्स टीचर। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बोर्ड के लिए वैद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, उसका आज छठा लेक्चर है। और इस लेक्चर का आज हमारा पहला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये टॉपिक 12th बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई दफ़ा ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। तो ये साइक्लोट्रॉन है क्या? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें भारी धनावेशित कण को अति उच्च ऊर्जा प्राप्त कराने के लिए उसे क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, बात को समझेंगे, सुनेंगे ध्यान से, फिर समझेंगे। बोला क्या कि साइक्लोट्रॉन है क्या? तो एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक भारी धनावेशित कणों को अति उच्च ऊर्जा प्राप्त कराने के लिए उसे क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। ध्यान से समझेंगे, त्वरित क्यों? हम सबको पता है कि ऊर्जा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने, हाफ mv स्क्वायर। तो वहां से हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। मतलब ये v में जितना ज्यादा चेंजेज होगा, मतलब जितना ज्यादा इसमें इंक्रीजमेंट आएगा, उतना ही ज्यादा हमें क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। मतलब इसमें अगर ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा तो एक्सेलरेशन काफी ज्यादा उत्पन्न होगी, ज्यादा एक्सेलरेशन उत्पन्न होगी, मतलब त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसमें जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये युक्ति है, और जिसको क्या कहते हैं हम लोग? साइक्लोट्रॉन। इसका निर्माण सबसे पहले किन्होंने किया था? तो लिविंगस्टन नामक साइंटिस्ट और लॉरेंस नामक साइंटिस्ट, दोनों ने मिलकर किया हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे इसका कार्य सिद्धांत, कि इसका कार्य वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कार्य सिद्धांत है क्या। तो किस कार्य सिद्धांत पे साइक्लोट्रॉन काम करता है? तो जरा ध्यान से सुनेंगे कि किसी भी भारी धनावेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में अनेक बार अगर गुजारा जाए तो इस कारण गुजारे जाने के कारण वो कण काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब त्वरित हो जाता है, जिसके कारण वो कण अति उच्च ऊर्जा को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम पहले से जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। इस कारण से वो कण हाई एक्सेलरेटेड हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा त्वरित हो जाता है, जिसके कारण क्या प्राप्त होता है? उस कण को काफी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आइए, अगला हमारा है रचना। इस साइक्लोट्रॉन का रचना कैसे किया जाता है? तो रचना से पहले हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर साइक्लोट्रॉन को बनाया क्यों गया था। तो ये नाभिकीय विघटन को कराने के लिए साइक्लोट्रॉन का निर्माण करते हैं। समझेगा जरा ध्यान से, जब हाई एक्सेलरेटेड कोई कण हो जाता है तो उसमें काफी हाई एनर्जी आ जाती है, और जिस कारण से हम किसी भी परमाणु के नाभिक पे वार कराकर उसको हम लोग क्या करा सकते हैं? विस्फोट करा सकते हैं। ध्यान देंगे रचना कैसे करते हैं। तो इसमें दो धात्विक खोखला बेलन बिल्कुल डी के आकार का लेते हैं, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल डी के आकार का है। और पहले वाले को हम लोग D1 से डिनोट कर देते हैं, दूसरे वाले को D2 से डिनोट करते हैं। और अब इस डीज को एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों N और S के बीच में हम व्यवस्थित कर देते हैं। साथ ही भारी धनावेशित कण जिसे हमें त्वरित कराना होता है, उसको इस डीज के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र पर रख देते हैं। अब ये चुंबक करता क्या है? तो ये चुंबक डीज के तलों के पर बिल्कुल लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और सबसे बाहर में डीज के सबसे बाहरी गोले में कहीं पर एक हम लोग लक्ष्य के सामने एक खिड़की छोड़ देते हैं। इसी खिड़की से वो भारी धनावेशित कण हाई त्वरित होकर निकलता है और लक्ष्य को जाकर भेद देता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस साइक्लोट्रॉन का कार्य विधि क्या है, बिल्कुल ये कार्य कैसे करता है। तो ध्यान देंगे, जिस भारी कण को हमें क्या कराना होता है? त्वरित कराना होता है, उसे साइक्लोट्रॉन के इस डीज के सेंटर पर रख देते हैं, और धन आवेश को इस सेंटर पर रख देते हैं, जिसके कारण इस डीज के ऋण विभव की ओर ये कण क्या हो जाता है? बिल्कुल आकर्षित हो जाता है, और इस प्रकार इस कण में क्या उत्पन्न हो जाती है? वेलोसिटी, एक वेग उत्पन्न हो जाती है। चूंकि धन ऋण आवेश धन विभव ऋण विभव का काम करता है, ऋण धन में बदल जाता है, तो इस क्रिया के कारण जैसे ही धन ऋण पे आता है तो ये ऋण वाला धन बन जाता है, और ये फिर इधर की ओर आकर्षित हो जाता है। इस क्रम में ये एक छोटे त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे इस प्रकार से वो कण क्या हो जाता है? बिल्कुल गतिशील हो जाता है। और चूंकि यह घटना इसमें बार बार दोहराई जाती है,
चूंकि डिस्क के तल के ऊपर एक लंबवत मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो ये घटना बार बार होने के कारण ये जो भारी कण है ये अधिक वेग से और बड़ी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे गतिशील हो जाती है। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में छोटे कम त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे चलेगी और जैसे इसका गति बढ़ते जाएगा ये बड़ी और फिर और बड़ी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। और जिस टारगेट को हमको भेजना होता है उसके सामने एक छोटी सी खिड़की छोड़ी होती है W नाम की, और अंततः ये गतिशील कण क्या होता है, फाइनली इस W नाम की खिड़की से निकलकर टारगेट को क्या कर देता है, भेज देता है। क्योंकि इस क्रम में इसका जो गति है वो काफी हाई हो चुका होता है, जिसके कारण ये कण को काफी उच्च ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण ये किसी भी नाभिकीय विघटन को अंजाम दे सकता है। अब हम लोग साइक्लोट्रॉन के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। कुछ फार्मूला काइनेटिक एनर्जी की कितना उस कण में एनर्जी आएगा उसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो बाकी टोटल डिटेल्स नोट्स में बहुत ही इजी रूप में दिया जाएगा या दिया गया है आपको, और इस थ्योरी को समझकर नोट को समझेंगे आप। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई जो कण है वो B चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस क्रम में हमको एक इक्वेशन मिलेगा mv² बटा r इजकल टू qvb। ये जो बल होगा, जो गति जिस बल के कारण वो गति कर रहा है, तो वो बल क्या है, qvb। कहाँ से आया, लॉरेंज बल। लास्ट इसी चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, लॉरेंज बल qvb sin थीटा होता है। तो और ये इक्वेशन हम लोग 11 में डिराइव किए थे। तो mv² बटा r इजकल टू क्या मिलेगा, qvb मिलेगा। और यहाँ से हम लोग r इजकल टू डिराइव करें तो क्या मिल सकता है, तो r इजकल टू क्या मिलेगा, तो पहले तो देख लें कि एक भी से एक भी कैंसिल हो चुका होगा। तो r इजकल टू क्या मिलेगा, तो mv बटा qb इजकल टू r मिलेगा। मतलब r इजकल टू क्या मिला, mv बटा qb मिला है अभी तक। अब जरा ध्यान देंगे कि यही जो कण है सेम चीज वो जब एक डीज में, मतलब अर्धवृत्ताकार, अभी दो डीज हम लोगों ने देखा था साइक्लोट्रॉन में, एक इधर होता और एक इधर, दो डीज शेप के होते हैं इसलिए इसको डी बोल रहा था। एक D1 था और दूसरा D2 था। मतलब ये दोनों जो डीज है किस रूप में है, अर्धवृत्ताकार रूप में है। जब ये अर्धवृत्ताकार वाले केवल डीज के ऊपर गति करेगा तो उसमें कितना समय लगेगा, तो हम लोग देख सकते हैं टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना, तो इस अर्धवृत्त का परिधि, चूंकि इसी पथ पे ये करेगा तो ये कितना होता है, तो पाई आर होता है। अरे ऐसे 2 पाई आर होता है परिधि, हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, पाई आर। ये चूंकि हम ये जो डायमीटर है ये यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा गति केवल इसी पथ पे हो रहा है, ना कि इस पथ पे हो रहा है। ध्यान से देखें, ये जो कण है जो गति किस पथ पे करेगा, इस पथ पे करेगा, ना कि इस पथ पे करने वाला है। तो पाई आर मिलेगा अर्धवृत्त की परिधि बटा चाल क्या है, भी है, तो पाई आर बटा भी। और यहाँ पे जब हम r का मान रखेंगे तो t इजकल टू पाई r इजकल टू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है mv बटा qb। तो mv अपॉन qb बटा v से v कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, t इजकल टू पाई m बटा qb मिलेगा। चलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि एक डीज में हमारा टाइम कितना लग रहा है, तो पाई एम अपॉन क्यूबी लग रहा है। और जब वो कण एक डीज से निकलकर दूसरे डीज में प्रवेश करता है तो हमने क्या देखा था कि त्रिज्या बढ़ जाती है। जरा ध्यान देंगे, हमने पहले बोला छोटे वृत्ताकार पथ से फिर ये बड़ा होते चला जाएगा इस प्रकार से। जैसे ये दूसरे डीज में जब जाएगा, प्रवेश करेगा, तो हमारा त्रिज्या क्या हो चुका होगा, अगर पहले का त्रिज्या अगर ये ले लें तो दूसरे का त्रिज्या ये हो चुका होगा, मतलब ये बढ़ चुका होगा। लेकिन समय क्या लगेगा, सेम लगेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे ही एक डीज से दूसरे डीज में प्रवेश करेगा, मतलब बढ़ी हुई त्रिज्याओं पे जब वो गति करने लगती है या वृत्ताकार पथ पे गति करती है, तो उस कण का भी गति का हो चुका होता है, बढ़ जाता है, मतलब समय में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमारे पास आवर्तकाल, टोटल टाइम कितना लगेगा, आवर्तकाल कितना होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, तो टी इक्वल टू हम पहले से जानते हैं, यहाँ तक ध्यान रखेंगे, नोट्स में सब सेपरेट करके लिखा गया है। तो टी आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2t होता है। तो 2 इंटू टी का वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई एम अपॉन क्यू बी है। तो ये हमको t बराबर अब मिल चुका है
चलिए अभी तक क्या क्या देखे, कैसे सूत्र का निगमन कर रहे हैं, एक बार रिपीट किए देता हूं। तो हमने माना था, ध्यान देंगे, ये तो रफली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट्स में हर डेरिवेशन को क्लियरली लिखा गया है और नोट्स से इसको मैच कराएंगे आप बिल्कुल। चलिए हमने क्या माना था कि m द्रव्यमान का कोई कण है जिसमें कौन सा आवेश भरा हुआ है, q आवेश है, और किस चुंबकीय क्षेत्र में वो रखा गया है, तो b चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो वहां से हमको एक चुंबकीय बल का के लिए क्या इक्वेशन मिला था, तो ये mv²/r=qvb, ये लॉरेंट फोर्स से आया था और ये 11 में ये डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ से r का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो r क्या मिला, mv/qv मिला। फिर हमने क्या कहा कि जब वो एक अर्धवृत्तीय डीज में जब वो गति करता है, मतलब इस वाले भाग में जब वो गति करेगा तो कितना समय लेगा, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का परिधि बोलते हैं। अर्धवृत्त का परिधि यहाँ पे हमने डिफाइन किया कितना, पाई आर, चाल कितना, तो v, तो t=πr/v। r का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल कर यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या मिला, t=qm/qb मिला। फिर हमने देखा कि जब वो कण इस डिश से निकलकर दूसरे डिश में, इस डिश में जब प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो हमने देखा कि इसकी त्रिज्या बढ़ चुकी होगी, लेकिन इसके समय में बदलाव नहीं आएगा। मतलब जितना टाइम वो यहाँ से छोटे वाले डिश को कवर करने में लगा रहा था, उतना ही टाइम वो बड़े वाले डिश को कवर करने में लगा। क्यों, क्योंकि तब तक इस भारी धन आवेश धन कण का जो गति है वो बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पे टोटल यहाँ से चलकर यहाँ तक, पुनः यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त का बोलते हैं, मतलब टाइम पीरियड। तो हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, 2t होता है। 11th के क्लास में टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, प्रक्षेप की गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें ये सारा चीज क्लियर है। वेव भी पढ़े थे, उसमें भी ये चीज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो कैपिटल T क्या होता है, 2 स्मॉल t। तो यहाँ पर T क्या मिला, तो 2, और इस t का वैल्यू जो यहाँ से हम लोग, जो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा था उसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या मिल रहा है, t=2πm/qb। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्यावर्ती विभवांतर का आवृत्ति क्या होगा। नोट्स में क्लियर लिखा हुआ प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति क्या होगी। तो f आवृत्ति का संकेत फ्रीक्वेंसी होता है, सॉरी इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका संकेत f है। तो f 11 में आपने पढ़ा है 1/T। तो यहाँ से आएगा f 1/T। तो कैपिटल T का मान हम लोग इतना रखेंगे, तो 1/2πm/qb। अगर इसको देखा जाए तो f क्या मिलेगा, तो qb ये ऊपर चला आएगा और 2πm नीचे रह जाएगा। तो f क्या मिला, qb/2πm मिला। और ये जो हमारा आवृत्ति जो है प्रतिवर्ती विभवांतर का, उसको हम लोग साइक्लोट्रॉन आवृत्ति भी बोलते हैं। चलिए हमको कितना गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है यहाँ से, तो हम लोग चूंकि नॉर्मल भाषा में जानते हैं कि ke बराबर काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 12mv² होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ke = 12m। का वैल्यू हम लोग लेके आते हैं स्टार्टिंग वाले इक्वेशन से। स्टार्टिंग में क्या इक्वेशन मिला था, mv²/r=qb। v से b एक कैंसिल हो गया, तो v क्या मिलेगा, qbr/m। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि v क्या है, तो qbr/m। तो v के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं qbr/m, क्योंकि v² था तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो चुका होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ke क्या मिला, 12m q²b²/m² डेकोरेट कर दिया हूँ डायरेक्ट। तो k क्या होगा, एक m से एक m कैंसिल हो चुका होगा, तो 12qb²b²m², अगर ये यहाँ पे हमारा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा, तो ये भी क्या होगा हमारा मैक्स, मतलब सबसे अधिकतम होगा। ये हमारा पहला डेरिवेशन निकल के आया कि के मैक्स बराबर क्या होगा, तो 12q²b²m/r² मैक्स, मतलब अधिकतम। अब हम लोग देखेंगे कि जब आवेशित कण डिश के रिक्त स्थान को जब प्राप्त करता है तब हमारा के क्या होगा, तो QV होता है।
वेयर v इक्वल टू नॉट अ वेलोसिटी, v अब वेग नहीं है, v क्या है, इनके बीच का विभवांतर है, v क्या है, विभवांतर है। ध्यान देंगे हमने क्या बोला कि जब वो आवेशित कण डीज के रिक्त स्थान को प्राप्त करेगा तब के बराबर क्या मिलेगा, क्यू ही मिलेगा, जहां भी क्या होगा, विभवांतर होगा। और जब वो आवेशित कण डीज का एक चक्कर पूरा लगाएगा तब के बराबर हमें क्या मिलेगा। तो देख रहे हैं कि डीज का रिक्त स्थान मतलब आधा जब ये कंप्लीट किया हुआ है तो क्यू ही पूरा करेगा तो इसका डबल एनर्जी हो चुका होगा, तो 2q भी। और यदि हम मान लें कि यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या था, एक W नाम का विंडो खिड़की हुआ करता था जहां से ये आवेशित कण निकल करके क्या करता था, टारगेट को भेज देता था, मतलब लक्ष्य को भेजता था। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो आवेशित कण था डीज का n चक्कर लगाकर इस विंडो से, इस खिड़की से बाहर निकलता है, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तब वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बोला, काइनेटिक एनर्जी, तब वो हमारा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या हो चुका होगा, सबसे अधिक हो चुका होगा। क्योंकि अधिक प्राप्त इसमें त्वरित होगा तब अधिक ऊर्जा प्राप्त होगा। और तो हमारा के ही क्या हो चुका होगा, मैक्स हो चुका होगा, सबसे अधिक हो चुका होगा। तो n चक्कर लगाने के बाद तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into n मैक्स, जितना ज्यादा चक्कर लगाएगा उतना ही ज्यादा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा या फिर उतना ही ज्यादा ये त्वरित होगा। तो n मैक्स इंटू क्यू भी, ये भी हमारा एक फॉर्मूला आया। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, मतलब साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या क्या है। तो पहला सीमा है हमारा कि इस साइक्लोट्रॉन में हम लोग न्यूट्रॉन कण का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है और आवेशहीन कण इस साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं हो सकता, त्वरित नहीं हो सकता है, और त्वरित नहीं होगा तो उसको अति उच्च ऊर्जा प्राप्त भी नहीं हो पाएगा, मतलब हमारा काम इससे नहीं हो सकता है। दूसरा सीमा हमारा है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जैसे कण का भी उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होता है, इन द सेंस कि वो काफी हल्का होता है। हल्का होने के कारण हम लोग देखेंगे कि जैसे ही उसको हम लोग इस डिस्क के अंदर लाएंगे तो स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में ही वो हल्का कण होने के कारण वो इस डिस्क के बाहरी परिधि पे चक्कर लगाने लगेगा, मतलब उसको अति त्वरित हम लोग नहीं कर सकते हैं इस कारण से, और जिस कारण से वो अति उच्च ऊर्जा को भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तीसरा जो सीमा है हमारा वो ये है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, न्यूट्रॉन उपयोग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आवेशहीन है। आवेशहीन है तो जिसके कारण वो त्वरित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने देखा कि प्लस धन आवेशित और भारी कण को हम लोग इसमें यूज करते हैं, वो धन वाला किधर अट्रैक्ट होता है, ऋण की तरफ अट्रैक्ट होता है। तब ये हमारा साइक्लोट्रॉन काम कर रहा था। आवेशहीन होगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा तो वो त्वरित ही नहीं हो पाएगा। दूसरा हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी नहीं यूज होगा, नहीं न्यूट्रॉन यूज हो रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान काफी कम होता है, मतलब ये प्रोटॉन की तुलना में हल्का होता है। और हल्का कण को जब यहाँ पे हम लाएंगे तो क्या होगा, ये शुरुआत में ही ये डीज के बाहरी कक्षाओं में बाहरी परिधि पर चक्कर लगाएगा, जिसके कारण ये हाई एक्सेलरेटेड नहीं हो सकता, उच्च त्वरित नहीं हो सकता, उच्च त्वरण को नहीं प्राप्त करेगा, तो अति उच्च ऊर्जा को भी ये प्राप्त नहीं कर पाएगा। तीसरा, इसकी जो ऊर्जा है वो सीमित होती है। इस साइक्लोट्रॉन में जो कण जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो सीमित होता है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि वेग के बढ़ जाने से द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, m = m0/√1 v²/c²। और इस फॉर्मूला के कारण वेग के बढ़ने से द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है या इसमें जो कण है उसको प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या हो जाती है, बिल्कुल सीमित हो जाती है। मतलब मन चाहे ऊर्जा हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, उतना ऊर्जा जरूर प्राप्त हो जाता है कि हमारा लक्ष्य टारगेट भेजा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है। तो पहले से ही बोल रहे हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इसको यूज किया जाता है, नाभिकीय संरचना में यूज किया जाता है, और रेडियो आइसोटोप में भी, एक्टिव आइसोटोप में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, और ठोस के गुण को परिवर्तित कर पेय पदार्थ को बनाने में भी
हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं।